Hello guys, what's up? This is Amit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So in this video we are going to discuss GST returns. बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे एंड इसमें एक दो अमेंडमेंट्स है वो भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. एंड तक वीडियो जरूर देखना बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस दिस लेक्चर इज जेन्युइनली इंपॉर्टेंट जीएसटी रिटर्न्स बिकॉज बहुत सारे जगह पे जीएसटी रिटर्न्स का रेफरेंस आता है इवन दो द सेपरेट क्वेश्चन डज नॉट कम. सो जीएसटी रिटर्न स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने के पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ सब्सक्राइब बटन. इफ यू हैव not yet like the video please do hit a like video and एक बार वीडियो एंड होने के बाद अगर तुम लोगों को जेन्युइनली अच्छा लगा तो ही नीचे कमेंट में प्लीज मुझे बता देना अबाउट योर रिव्यूज. आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स एंड रीड योर रिव्यूज. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद जीएसटी रिटर्न्स. तो पूरा चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं तुम लोगों को छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ जीएसटी रिटर्न्स में होता क्या है. देखो, there are three parties. One is a manufacturer, the second one is a retailer and third one is a customer. Manufacturer sells certain goods to the retailer फॉर 10 लाख रुपीज और जिस पे जीएसटी चार्ज करता है 1 लाख रुपीज का, राइट. तो रिटेलर उसका पेमेंट करता है 11 लाख रुपीज का, ठीक है, मैन्युफैक्चरर को. एंड मैन्युफैक्चरर गोज टू द गवर्नमेंट एंड डिपॉजिट्स 1 लाख रुपीज ऑफ जीएसटी. सिंपल. रिटेलर ने क्या किया, वही कुछ आगे कस्टमर्स को बेचे और कस्टमर से भी जीएसटी कलेक्ट किया. अभी एकदम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. अगर मैंने मैन्युफैक्चरर का बात किया तो मैन्युफैक्चरर उसके आउटवर्ड सप्लाई के लिए जीएसटीआर 1 भरेगा. क्या भरेगा? जीएसटीआर 1. हाँ, सब लोगों को मालूम है कि जीएसटीआर 1 सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बात करता है. टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 1 में नहीं आता है. जैसे जीएसटीआर 1 फाइल करेगा मैन्युफैक्चरर, ही विल पुट द डिटेल्स ऑफ द रिटेलर. सिंस ही इज पुटिंग द डिटेल्स ऑफ द रिटेलर इन जीएसटीआर 1, ऑटोमेटिकली रिटेलर का जीएसटीआर 2 भी रिफ्लेक्ट होगा और ऐसे दिखेगा कि उसने क्या फाइल किया है, उसने क्या पे किया है, जीएसटी का पेमेंट मैन्युफैक्चरर को कर दिया है. दिस बिकम्स अ प्रूफ फॉर द रिटेलर, राइट. ओके, अज्यूम करते हैं मैन्युफैक्चरर ने भी कभी इनवर्ड सप्लाई किया होगा, उसने भी कभी किसी को जीएसटी दिया होगा. अज्यूम करते हैं कि वो जीरो है, उसका जीएसटीआर 2 भी क्या है, निल है, ठीक है. अभी टाइम आता है मैन्युफैक्चरर का पेमेंट ऑफ टैक्स का. जो 1 लाख रुपीस का लाया ना, उसने कलेक्ट किया ना रिटेलर से, उसका तो पेमेंट करना पड़ेगा. सर पेमेंट का कंप्यूटेशन होगा, यस, वो पेमेंट का कंप्यूटेशन एंड एवरीथिंग हम लोगों को करना पड़ेगा जीएसटीआर 3B में. सो इन जीएसटीआर 3B वी कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी. मतलब टैक्स लायबिलिटी मतलब आउटवर्ड सप्लाई माइनस आईटीसी. आई विल गेट द टैक्स लायबिलिटी अमाउंट और वो मुझे क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. ओके सर, नाउ यू थिंक फ्रॉम अ रिटेलर्स पर्सपेक्टिव. सिमिलरली रिटेलर भी उसका आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, मतलब रिटेलर भी उसका जीएसटीआर 1 भरेगा. उसके जीएसटीआर 2B में ऑलरेडी कुछ डेटा है और कहने से रिटेलर को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो कस्टमर से कलेक्ट किया हो. तो इसके लिए उसको भी क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा. सो इधर हम लोग ने 3 डिस्कस किए. जीएसटीआर 1 इज टॉकिंग अबाउट आउटवर्ड सप्लाईज. जीएसटीआर 2B इज एन ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट. ऑटो पॉपुलेटेड मतलब ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होता है जिसमें आईटीसी ऑटो पॉपुलेट हो जाता है. जो सामने वाला जीएसटीआर 1 भरेगा, मेरा जीएसटीआर 2B ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. और जीएसटीआर 3B में दोस्त एक्चुअल तुझे कंप्यूटेशन करना पड़ता है. सो रिटेलर का बात किया तो उसने जितना आउटवर्ड सप्लाई किया था उसका टैक्स माइनस जो जीएसटीआर 2B में दिख रहा है आईटीसी, वो मैं माइनस करके जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी होता है वो मुझे जीएसटीआर 3B में क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है. सर व्हाट अबाउट कस्टमर. कस्टमर के जीएसटीआर 2B में आएगा कि नहीं भाई, कस्टमर इज द फाइनल कस्टमर ना, उसने थोड़ी रजिस्ट्रेशन लिया होगा, राइट. तो उसके जीएसटीआर 2B में नहीं आएगा. सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिटर्न्स. अभी हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं जीएसटीआर 1 से. जीएसटीआर 1 जो होता है, मैंने बोला था आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बात करता है. तो हु आर लायबल टू फाइल जीएसटीआर 1. देखो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग. मतलब सीटीबी को भरना पड़ता है जीएसटीआर 1, बट नीचे के जो लोग हैं उनको जीएसटीआर 1 का जरूरत नहीं है. तो क्यों सर, वो लोग आउटवर्ड सप्लाई नहीं करते क्या? ऐसा नहीं है दोस्त, उनको सेपरेट रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुके हैं वो लोग, इसके वजह से उनको जीएसटीआर 1 का जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आईएसडी का बात करेंगे, ये इंटर में नहीं है, फाइनल में है. फाइनल वालों को ये एप्लीकेबल है. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ऑलरेडी यू नो क्या होता है, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, जिसके लिए जीएसटीआर 4 है. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए जीएसटीआर 5 है. आईएसडी के लिए जीएसटीआर 6 है. तो सेपरेट जीएसटी रिटर्न सब लोगों के लिए दिया है. टीडीएस है, टीसीएस है, ई कॉमर्स ऑपरेटर 7-8 का बात किया है. ऑइडार 5A जो है, ऑइडार इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर फाइनल नॉट फॉर इंटर. आईएसडी इज एप्लीकेबल फॉर फाइनल नॉट फॉर इंटर. तो मैं तुम लोगों को चीज बता के रख रहा हूं, एकदम बराबर है. तो सेपरेट उनके लिए रिटर्न है, इसके लिए जीएसटीआर 1 इज नॉट रिक्वायर्ड. सर ड्यू डेट क्या है और कितना फ्रीक्वेंटली भरना पड़ता है, ये देखो समरी किया है मैंने इधर. यूजुअली तुझे मंथली भरना पड़ता है जीएसटीआर 1, दैट इज 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ.
ठीक है, उसके पहले तुझे जीएसटीआर 1 भरना पड़ेगा, बट तू क्वार्टरली भी भर सकता है अगर तू छोटा आदमी है तो। छोटा आदमी मतलब क्या, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर is less than or equal to 1.5 crores, then in that case you can file quarterly GSTR 1. So quarterly GSTR 1 अगर मुझे भरना होगा तो what is the due date? The due date is quarter end करो, क्वार्टर एंड करने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा ना उसका 13th. फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हुआ, सो नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, जुलाई. जुलाई के 13th के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 1 सबमिट करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली चकाचक, एक नंबर. अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. सर मेरा अगर एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है, माय रिटर्न इज एम्प्टी, देन इन दैट केस आई कैन फाइल जीएसटीआर 1. कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इंटर फाइनल दोनों लेवल पे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं कि कभी कभी पूछते हैं कि यार मेरा एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो डू आई हैव टू फाइल जीएसटीआर 1. आंसर इज एब्सोल्युटली यस. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट यस, यू हैव टू फाइल जीएसटीआर 1 ऑन मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस एज द केस में भी. पर अगर ऐसा कौन सा सिचुएशन है कि तेरा कौन सा भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तुझे तभी नील जीएसटीआर 1 भरना पड़ेगा. उन्होंने और एक चीज दिया है कि नील जीएसटीआर 1 अगर तुम लोगों का होगा, देन इन दैट केस तुम लोग एसएमएस के थ्रू भी क्या कर सकते हो, नील जीएसटीआर 1 भर सकते हो, विच विल बी ऑथेंटिकेटेड बाय ओटीपी. एकदम परफेक्ट है. सर अगर मैंने सेम पर्सन को, मतलब अगर सेम पर्सन को 50 ट्रांजैक्शंस किए तो वही मंथ में, तो डू आई हैव टू शो डिफरेंट एंट्रीज ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, और मैं एक कंसोलिडेट कर सकता हूं. सर मैंने समझो कि मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को 100 ट्रांजैक्शंस किए, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसका मैं कंसोलिडेटेड एक एंट्री दिखा सकता हूं क्या, या मैं 50 या 100 अलग अलग एंट्रीज दिखाने पड़ेंगे. तो ये सबका आंसर तुम लोगों को एक मेगा चार्ट में तुझे मिल जाएगा. काइंड ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब कैसे इनवॉइस वाइज दिखाना है या कंसोलिडेटेड डिटेल्स दिखाने हैं. इसके वजह से तेरे भाई ने एक मस्त एक चार्ट बनाया, इधर देखना. उन्होंने बोला देखो जीएसटीआर 1 में एंट्रीज डालना है, बराबर है, ठीक है. जीएसटीआर 1 में अगर एंट्रीज डालना है और अगर तूने सप्लाई किया है रजिस्टर्ड पर्सन को, देन इन दैट केस देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू शो इनवॉइस वाइज डिटेल्स. अरे भाई बिकॉज उसको सामने वाले को क्या चाहिए, आईटीसी चाहिए रे बाबा. इसके वजह से तुम लोगों को इनवॉइस वाइज डिटेल्स डालने पड़ेंगे अगर रजिस्टर्ड पर्सन को किया होगा तो. बट अगर मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया होगा तो देखो कि वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है या इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है. अच्छा सर वो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, देन इन दैट केस गवर्नमेंट इज सेइंग कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन शो कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल सप्लाईज. मतलब अगर मैंने 150 ट्रांजैक्शंस किए हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंट्रास्टेट, देन इन दैट केस गवर्नमेंट सेड कि यू कैन शो ओनली वन एंट्री ऑफ दिस 150 ट्रांजैक्शंस. एब्सोल्युटली राइट. ओके, बिकॉज सी इधर गवर्नमेंट को ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सामने वाला पार्टी कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, नोबडी इज गोइंग टू टेक द आईटीसी. सो इंट्रा होगा तो बिंदास ले ले, एज सच प्रॉब्लम नहीं है, कंसोलिडेट कर ऑल द एंट्रीज. बट अगर मैंने इंटर स्टेट का बात किया तो इंटर स्टेट में डेफिनेटली हम लोग देखेंगे कि इंटर स्टेट में गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट के ऊपर अगर तेरा वैल्यू होगा ना, सिग्निफिकेंट अमाउंट के ऊपर इनवॉइस का वैल्यू, एक इनवॉइस का वैल्यू अगर ये सिग्निफिकेंट अमाउंट के ऊपर होगा, देन इन दैट केस यू हैव टू शो इनवॉइस वाइज डिटेल्स. नाउ व्हाट इज दैट सिग्निफिकेंट अमाउंट? द सिग्निफिकेंट अमाउंट इज गोइंग टू बी 2.5 लाख रुपीज. Which means if you are raising an invoice where the value is more than 2.5 lakhs to an, see registered person होगा तो वैसी invoice wise है, पर अगर तू unregistered person होगा और तू interstate supply कर रहा है, then in that case more than 2.5 lakhs होगा, then in that case तुझे क्या करना पड़ेगा, invoice wise डिटेल्स देने पड़ेंगे. बट अगर इंटर स्टेट के केस में लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख, प्लीज इधर फोकस करना, लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख अगर एक इनवॉइस का वैल्यू होगा, तो ऐसे जितने लेस देन 2.5 लाख की इनवॉइस है, स्टेट वाइज तुम लोग क्या करोगे, स्टेट वाइज तुम लोग कंसोलिडेट कर सकते हो. अंडरस्टैंडिंग पक्का? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दिल्ली में 1 लाख 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 ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस थे, तो दिल्ली के सब कंसोलिडेट करूंगा मैं. उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी मैंने सप्लाई किया था 1 लाख 1 लाख, और वेस्ट बंगाल के कंसोलिडेट करूंगा. उसके बाद मैंने दिया था राजस्थान में, तो राजस्थान के भी कंसोलिडेट करूंगा. तो ऐसा कंसोलिडेट करूंगा, सब स्टेट्स का एक साथ नहीं करूंगा. राइट, ओके, ठीक है. अभी मैंने इधर ना छोटा सा क्या किया है, छोटा सा एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया है, तुम लोग इधर देख लेना कि क्या ये ट्रांजैक्शन है. ठीक है, सबसे पहले सप्लायर है वेस्ट बंगाल का एंड रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है. देखो अगर वेस्ट बंगाल के सप्लायर ने अगर दिल्ली वाले अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, कितने सप्लाई किए हैं, ए एंड बी ऐसे दो लोग हैं. ए को एक इनवॉइस रेज किया है जिसका वैल्यू इज 3 लाख, सेकंड वैल्यू इज 1 लाख, मतलब 2 ट्रांजैक्शन किए थे. और बी को ट्रांजैक्शन किए हैं जो दिल्ली का है, उसको 1 लाख. क्वेश्चन इज हाउ मेनी एंट्रीज डू आई हैव टू पुट इन माई जीएसटीआर 1? क्या लगता है?
मुझे कितने एंट्रीज डालने पड़ेंगे इन माई GSTR 1, ये मेरा क्वेश्चन है. सो कैन आई से, मैंने बोला था अब अगर सबसे पहले रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है. अच्छा इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, ये इंटर स्टेट है. तो इंटर स्टेट है तो वैल्यू देखो पर इनवॉइस. अच्छा पर इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख, अलग इनवॉइस का उसका एंट्री आएगा, तो इसका तो अलग एंट्री आएगा. और ये दोनों वो लोग क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, विच मीन्स आई कैन हैव 2 एंट्रीज इन माई GSTR 1. वेस्ट बंगाल टू महाराष्ट्र होगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख, मतलब कैन आई से आई कैन हैव ओनली 1 कंसोलिडेटेड एंट्री फॉर महाराष्ट्र. यस. एंड अगर वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल होगा, मतलब क्या हो गया, ये इंट्रा स्टेट हुआ. अगर ये इंट्रा स्टेट हुआ देन इन दैट केस आई कैन हैव ओनली 1 एंट्री ऑफ वेस्ट बंगाल, बिकॉज इट इज इंट्रा स्टेट. इंट्रा स्टेट में ऐसा 2.5 लाख का लिमिट इधर एप्लीकेबल नहीं होता है. राइट. सो दिस इज योर इनवॉइस वाइज डिटेल्स का जो पॉइंट था वो इधर कवर हो जाता है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट कम्स की HSN डिटेल्स. HSN डिटेल्स मतलब जैसे एवरी पर्सन गेट्स आइडेंटिफाइड बाय पैन नंबर और आधार नंबर, जैसे वैसे ही every product also gets identified by its HSN, that is harmonized system of nomenclature, right? So इसका उन्होंने बोला है कि समझो for example 1 2 3 4 is the HSN for one product which is talking about electronic product, electronic basically electronics. ठीक है. और ये है 1 2 3 4 is the HSN कोड. ये 1 2 3 4 देखने का मुझे समझा ये प्रोडक्ट जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक है. ठीक है. उसके बाद 1 2 3 4 5 6 अगर मैंने डाल दिया और थोड़ा डिटेल में मैंने रिसर्च किया, देन इन दैट केस द मेन पॉइंट इज कि मुझे समझ में आता है हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मोबाइल फोन है. 1 2 3 4 तक समझा था इलेक्ट्रॉनिक है. 5 6 देखने का मुझे समझा ये तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, ये तो मोबाइल फोन है. राइट. सो जितना हम लोग ज्यादा नंबर्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हम लोग क्लासिफिकेशंस करेंगे, उतना ज्यादा मेहनत करेंगे, और इसके वजह से एवरी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना बिकम्स अ चैलेंज फॉर ऑल द कंपनीज. एंड दैट इज व्हाई दे आर ऑफ द ओपिनियन कि हम लोग टर्नओवर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे कि तूने कितना आगे, कितना डेप्थ में तुम लोगों को प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन करना है. So अगर their annual turnover in the preceding financial year is up to 5 crore, then in that case HSN नंबर तूने कितना दिखाना चाहिए, 4 डिजिट. अगर B2B होगा तो मैंडेटरी बेसिस पे 4 डिजिट तूने इनवॉइस में दिखाना चाहिए, बट अगर B2C होगा then in that case 4 डिजिट तुम लोगों ने दिखाना चाहिए, but that is optional. बट अगर तेरा एनुअल टर्नओवर अगर होगा मोर देन 5 करोड़, देन इन दैट केस 6 डिजिट तुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त, 6 डिजिट तुझे HSN कोड डालना पड़ेगा. इधर B2B B2C नहीं, जिधर जिधर तू इनवॉइस देगा उधर सब जगह पे तुझे 6 डिजिट लिखना पड़ेगा. अभी तुम लोग देखो ना Amazon का तुम लोगों का कौन सा बिल आया तो उसमें 6 डिजिट रहता है. अभी समझ सकते हो उनका टर्नओवर कितना होगा, मोर देन 5 करोड़ होगा. ठीक है ना. ओके. GSTR 1 मतलब कम्युनिकेशन. देखो ना मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज कुछ मतलब नहीं है, मैं जितना रेलेवेंट है उतना पढ़ रहा हूँ. कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स इन GSTR 1 टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. किसमें कम्युनिकेट होता है दोस्त, ये होता है GSTR 2B में. GSTR 2B में क्या होता है, कम्युनिकेट हो जाता है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. देखो आई हैड 30 आउटवर्ड सप्लाईज. GSTR 1 में मैंने सिर्फ 20 आउटवर्ड सप्लाईज दिखाए. Feb 23 का रिटर्न्स में, Feb 23 में I had 30 outward supplies, but in GSTR 1 I showed only 20 outward supplies. So I realized it in July that I did not furnish the details of 10 outward supplies in the month of February. Feb के मंथ में मैंने 10 ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाए. तो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है क्या? यस. तो पहले आइडेंटिफाई करो इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है. फाइनेंशियल ईयर है 22-23 बराबर एकदम. अगर 22-23 होगा तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या टाइम लिमिट है, रेक्टिफिकेशन करने के लिए टाइम लिमिट है 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर. इन आवर केस कैन आई से 30th नवंबर 23 विल बी एप्लीकेबल. बराबर है 30th नवंबर 2023. यस. और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न. एक्चुअल डेट क्या बोल रहा हूं मैं, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. उसके पहले मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न रेक्टिफाई कर सकता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. नाउ GSTR 1 मुझे वही बात है, GSTR 1 नीड्स टू बी फाइल्ड इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी विच मींस नील. GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा. ओके. Taxpayer opting for voluntary cancellation of GST-IN has to file GSTR 1 for active period. जितना active period है उतना तुझे क्या करना पड़ेगा, GSTR 1 भरना पड़ेगा. अगर तेरा GSTR मतलब तू नॉर्मल स्कीम में है, उसके बाद तू कॉम्पोजिशन स्कीम में गया है, तो जितना नॉर्मल स्कीम में है उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, तुझे GSTR 1 भरना पड़ेगा. उसके बाद तू GSTR 4 भर सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए. राइट.
परफेक्ट एकदम ओके सर, नो प्रॉब्लम। अभी बात करते हैं जीएसटीआर 3B पे। सी जीएसटीआर 1 इज सिंपल, 2B इज ऑटो पॉपुलेटेड, इसकी वजह से एज सच डिस्कशन इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 3B पे भी एज सच डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है। देखो क्या है जीएसटीआर 3B, क्या है जीएसटीआर 3B इज समरी रिटर्न। क्या बोलते हैं उसको? समरी रिटर्न। जो जो जीएसटीआर 1 भरता है उसको जीएसटीआर 3B भरना पड़ता है। अभी देखो उसका ड्यू डेट क्या है। जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट इज 20th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द रेलेवेंट कैलेंडर ईयर। मतलब क्या, देखो जीएसटीआर 1 भरने के लिए मेरे पास 2 टाइम लिमिट्स रहते हैं। अगर तुम लोगों को याद होगा, एक तो मैं मंथली फाइल कर सकता हूं जिसका 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है, और दूसरा अगर मैं क्वार्टरली फाइल कर रहा हूं देन इन दैट केस वो क्वार्टर जब भी एंड होगा उसका 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बराबर। क्वार्टर एंड होके जो नेक्स्ट मंथ का 13th आएगा दैट इज द ड्यू डेट। ये मंथली और क्वार्टरली का जीएसटीआर 1 का डिफरेंस आता है। पर अगर जीएसटीआर 3B का बात किया तो ड्यू डेट इज ऑलवेज मंथली, मतलब फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मंथली। इधर क्वार्टरली का ऑप्शन तेरे पास अवेलेबल नहीं है। और वेन एवर यूल फाइल जीएसटीआर 3B तुझे पेमेंट भी करना पड़ता है। बेसिकली पेमेंट तुझे मंथली ही करना है। तू भले जीएसटीआर 1 क्या कर, क्वार्टरली मंथली जो करना क्या कर, जीएसटीआर 3B तुझे मंथली भरना पड़ता है। इसका ही मतलब तुझे पेमेंट भी मंथली करना पड़ता है। सर कभी करना पड़ता है रिटर्न फाइल जीएसटीआर 2B? 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ के पहले तुझे पेमेंट भी करना पड़ता है, रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। एब्सोल्युटली राइट। एक नंबर जीएसटीआर 3 जो है वो कैंसिल करो। जीएसटीआर 3 अभी कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, तो जीएसटीआर 3B इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। जीएसटीआर 3B में क्या होता है? जीएसटीआर 3B में मेन जो कंटेंट है वो जीएसटीआर 3B में होता है, बट इन अ समराइज्ड मैनर, बिकॉज आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स जीएसटीआर 1 में है, इनवर्ड सप्लाई का डिटेल्स जीएसटीआर 2B में है। तो उसका सिर्फ क्या करना है मुझे, इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है। ओके, सो इनवॉइस वाइज डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन जीएसटीआर 3B। इधर मेन तेरा क्या होता है? समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, लायबल टू रिवर्स चार्ज, एलिजिबल आईटीसी, पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेट्रा। एकदम परफेक्ट ओके। उसके बाद नील जीएसटीआर 3B फाइल हो सकता है क्या? डेफिनेटली यस, नील जीएसटीआर 3B भी फाइल हो सकता है। नाउ जीएसटीआर 3B में कैसे, हाउ डज द जीएसटीआर 3B लुक लाइक? देखो ये नीचे उन्होंने दिया है, तुम लोग इधर ये रीड कर सकते हो एक बार। तुम लोगों को लाइफ में टाइम होगा तो तुम लोग ये रीड कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं विद जीएसटीआर 4। जीएसटीआर 4 में क्या लिखा है? जीएसटीआर 4 इज रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन सप्लायर एंड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर 10(2)(a। मतलब बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट 10(1), 10(2) के लोग भी एंड 10(2)(a के भी लोग, बेसिकली सब लोग, बराबर है। सब लोग इधर देखना, कॉम्पोजिशन स्कीम रिटर्न जो नॉर्मली मुझे मंथली फाइल करना पड़ता है, जो इधर ईयरली फाइल करना पड़ता है। ईयरली मतलब एक ही बार। जो मुझे यूजुअली मंथली भरना पड़ता है मुझे ईयरली इधर भरना पड़ता है। जो मुझे मंथली रिटर्न पेमेंट करना पड़ता है इधर मुझे क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है। समझना, जब भी मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में जाता हूं तभी रिटर्न भरना है ईयरली एंड टैक्सेस पे करना है क्वार्टरली। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो रिटर्न कितने भरने हैं? 1, एंड क्वार्टरली पेमेंट करना है, मतलब 4 पेमेंट्स करने पड़ेंगे। रिटर्न भरना पड़ता है जीएसटीआर 4 में एंड जीएसटी सीएमपी 08 याद रखना पड़ेगा। बहुत लोग पूछते हैं सर क्या फॉर्म याद रखने हैं? ये चैप्टर में जो फॉर्म्स लिखे हैं वो सब तुम लोगों को याद रखना मैंडेटरी है। जीएसटी सीएमपी 08। सर इसके ड्यू डेट क्या है? देखो ईयरली फाइल करना है मेरे को, करेक्ट है, ईयरली फाइल करना है रिटर्न। देन इन दैट केस जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसका जो नेक्स्ट मंथ का 30th आएगा ना, मतलब 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 4। बट सीएमपी 08 तो मुझे सर क्वार्टरली फाइल करना है, तो इधर जैसे क्वार्टर खत्म हो जाएगा उसके नेक्स्ट मंथ के 18th के पहले तुम लोगों को क्या करना है? 18th के पहले तुम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा कॉम्पोजिशन स्कीम के जीएसटी लायबिलिटी का। एकदम बराबर, ये देखो लिखा है जीएसटीआर 1 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बट अगर मैंने जीएसटी सीएमपी 08 का बात किया तो 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, बराबर, एकदम परफेक्ट है। ओके, जीएसटीआर 4 के बारे में मैं थोड़ा और डिस्कस करना चाहता हूं इन डिटेल, पर इधर थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं तुम लोगों को मस्त एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा ये पूरा चीज। व्हाट इफ आई ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? मतलब क्या, आई ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फ्रॉम मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये कब से हो सकता है? ये कभी हो सकता है। मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से मतलब क्या? मतलब मेरा समझ ऑप्ट आउट है, वही बोल रहा मैं कि नॉर्मली फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन स्कीम तो फर्स्ट डे से एप्लीकेबल होता है। मेरा क्वेश्चन ये है, सॉरी आई मिसरेड दिस, व्हाट इफ आई ऑप्ट आउट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन स्कीम फ्रॉम द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? हो सकता है। 2 टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1, मैंडेटरी बेसिस पे आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम अगर मेरे 1.5 करोड़ और 75 लाख क्रॉस हुआ तो, और 50 लाख क्रॉस हुआ तो, बराबर। और दूसरा मैं सुओ मोटो बेसिस पे आई कैन ऑप्ट आउट,
बराबर है। फॉर एग्जाम्पल ऑन 7/7/23 मतलब 7/7/23 तक आई वॉज अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, sorry, I was under composition scheme, and after that I have opted out of the composition scheme and I have gone into normal scheme. एकदम परफेक्ट है, मस्का इधर तक ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि सर अभी मुझे मेरा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, मुझे इसके लिए रिटर्न भरना पड़ेगा क्या? एब्सोल्युटली यस, तुझे रिटर्न भरना पड़ेगा फ्रॉम 1/4/2023 टिल 6/7/2023। तेरा जितना कॉम्पोजिशन स्कीम का सप्लाई हुआ है उतना तुझे रिटर्न भरना पड़ेगा। सर क्या ड्यू डेट है? सर ड्यू डेट में चेंज नहीं हुआ है, ड्यू डेट सेम है, भले वो इतने ही पीरियड का हो, पर ड्यू डेट अगर नॉर्मल पूरे साल होता तो क्या होता? नेक्स्ट ईयर का 30th ऑफ अप्रैल, नेक्स्ट ईयर का 30th ऑफ अप्रैल, इधर भी सेम है। ड्यू डेट ऑफ GSTR 4 is going to be 30th of April 2024, but that will not be for the entire period, but that will be for the period from 1/4/23 till 6/7/23। बराबर। नाउ सर व्हाट अबाउट द पेमेंट? पेमेंट तो मुझे क्वार्टरली बेसिस पे करना पड़ता है। अभी देखते हैं 1/4/23 से फर्स्ट क्वार्टर कभी खत्म होता है? 1/4/23 से मेरा फर्स्ट क्वार्टर खत्म होता है दोस्त ऑन अप्रैल, राइट? सॉरी, अप्रैल में जून, राइट? सो Q1 इधर कंप्लीट हो गया, Q1 कंप्लीट हो गया। सर Q1 कंप्लीट हुआ, मैं इधर डेट लिखता हूं एक्चुअली 36/23। सर ये पीरियड में तो मैं पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन में हूं, बराबर है। सर ये पीरियड का मैं पेमेंट कभी करूंगा? नॉर्मल ड्यू डेट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, नेक्स्ट मंथ का 18/7/2023 के पहले मुझे पेमेंट करना पड़ेगा ऑफ दिस पीरियड। करेक्ट है, एक नंबर। अभी सर व्हाट अबाउट दिस पार्ट, मतलब जो ये 6-7 दिन है उसका मैं क्या करूंगा? वो 6-7 दिन का भी नॉर्मल रहता है मेरा क्या ड्यू डेट। मतलब अगर ये पूरा क्वार्टर होता तो क्वार्टर कंप्लीट कभी होता? जुलाई, अगस्त, सितंबर, सो 30th सितंबर। सो ये अगर पूरा क्वार्टर होता तो पेमेंट कभी होता? इसका पेमेंट कभी होता? समझ, इसका पेमेंट होता 18/10/2023। सो 18/10/2023 को ही पेमेंट होगा, बट दैट विल नॉट बी फॉर दिस पीरियड, दैट विल बी ओनली फॉर दी 6 days। Understanding? Due dates are not going to be changed. The due date of payment for Q1 will always be 18/7, and due date for Q2 CMP08 कभी फाइल करना पड़ेगा 18/10 के पहले, but that will be only for these 6 days. I hope you are absolutely crystal clear. Sir, what about after 7/7/23? कुछ नहीं, 7/7/23 के बाद मुझे नॉर्मल GSTR 1 भरना है, GSTR 3 भी भरना है, मेरा लाइफ सेट है। ये मेरा GSTR 4 का डिस्कशन इधर कंप्लीट हो जाता है। नाउ आई विल मूव अहेड विद GSTR 5। GSTR 5 टॉक्स अबाउट रिटर्न फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। एवरीबडी नोज दैट नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन लेना इज मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, जैसे एप्लीकेशन करना पड़ता है जैसे बिजनेस कमेंस होने वाला है उसके 5 days पहले, विद इन 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तुझे एप्लीकेशन करना पड़ता है, राइट? और तुझे मैक्सिमम लाइसेंस दिया जाता है 90 days का। इट कैन बी 5 days ऑल्सो, इट कैन बी 20 ऑल्सो, इट कैन बी मैक्सिमम 90 days, विच कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड बाय 90 days। ये तुम लोगों का थोड़ा मैंने NRTP का रिवीजन भी इधर ही करवा दिया, राइट? सो ये 90 days का मुझे क्या मिलता है? लाइसेंस मिलता है। तो मुझे सर कितने फ्रीक्वेंटली GST रिटर्न्स भरने हैं? अरे भाई तो 90 days के लिए तो है, रिटर्न तुझे मंथली भरने पड़ेंगे, रिटर्न्स तुझे मंथली भरने पड़ेंगे। सर इसका ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट लेके एक चेंज है तुम लोगों का। अगर रैपिडर होगा तो ये रैपिडर में चेंज करना। देखो GSTR 5 जो भरता है ना, उसको GSTR 1 and 3 भी भरने का जरूरत नहीं होता है। इसके वजह से GSTR 1 and 3 में जो डिटेल्स है ना, वो सब डिटेल्स GSTR 5 में तुम लोगों को दिखेंगे। देखो डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये सब कुछ डिटेल्स तुम लोगों को GSTR 5 में दिख जाएगी। एवरी मंथ मुझे भरना है। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसका ड्यू डेट क्या है फाइलिंग का? 13 days आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ, मतलब मंथली भरना है। जैसे एक मंथ खत्म हो जाएगा उसका नेक्स्ट मंथ का 13th, और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन, विच एवर इज अर्लियर। एवरी मंथ खत्म होके विद इन 13 days और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन। नाउ इसका क्या एग्जाम्पल है सर? देखो फटाफट देखो, 5th जुलाई से लेके 10th of September तक आई हैव गॉट द रजिस्ट्रेशन, बराबर? लाइसेंस इज वैलिड फॉर दिस पीरियड, परफेक्ट है। ओके, अभी कितने मंथ्स इसमें आ गए? जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया। जुलाई का रिटर्न भरेंगे हम लोग 25 days के लिए, एब्सोल्युटली राइट। जुलाई का रिटर्न जो होगा वो कभी भर सकता हूँ? 13 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, विच मीन्स 13th of August, और
कभी मेरा लाइसेंस कंप्लीट हो रहा है 10th ऑफ सितंबर को, उधर से 7 दिन, मतलब 17/9/2022 विच एवर इज अर्लियर कम्स टू 13/8/22 के पहले मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरा मंथ कौन सा है? अगस्त मंथ है। अगस्त मंथ का मतलब क्या, रिटर्न का ड्यू डेट क्या होगा? उसके नेक्स्ट मंथ का 13th विच मीन 13/9/22 और वैलिडिटी पीरियड के 7 दिन के बाद, मतलब 17/9/22 विच एवर इज अर्लियर कम्स टू 13/9/22। सर सितंबर मंथ का, ये सितंबर मंथ का भी 10 दिन का आएगा ना। सो सितंबर मंथ का अगर होगा तो अक्टूबर मंथ का 13 डेज, सो 13th ऑफ अक्टूबर 22, और लाइसेंस कंप्लीट कभी हो रहा है? 10 सितंबर, उधर से 7 दिन आगे, विच मीन्स 17/9/2022 विच एवर इज अर्लियर कम्स टू 17/9/22। इसका अगर तुम लोगों को फोटो लेके रखना है तुम लोग ले सकते हो। एकदम मस्त। चलो, ये अपना GSTR 5 इधर कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज GSTR 7 एंड GSTR 8। GSTR 7 इज टॉकिंग अबाउट जो लोग TDS काटते हैं, मतलब कौन? गवर्नमेंट काटता है ना TDS। जो TDS गवर्नमेंट काटता है उनको भी GST रिटर्न भरना पड़ता है, और रिटर्न का फ्रीक्वेंसी इज एवरी मंथ एंड ड्यू डेट इज 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सर GSTR 8 क्या है? GSTR 8 जो TCS कलेक्ट करता है उसके लिए, मतलब कौन करता है TCS कलेक्ट? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स TCS कलेक्ट करते हैं। इसके वजह से एवरी मंथ उनको रिटर्न भरना पड़ता है जो TCS कलेक्ट करता है वो, एंड द ड्यू डेट इज 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम। चलो, अभी एक छोटा सा पॉइंट अपना बाकी है, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो GSTR 3B एंड GSTR 5 में मुझे बताओ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न क्या है? GSTR 3B का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज 20th, एंड GSTR 5 में याद है 13 एंड 7 का बात किया था। सो GSTR 5 का बात किया और GSTR 3B का बात किया, दोनों केसेस में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स आर द सेम, and that is why due date of returns are linked to the due date of payment. That's why these returns are linked to each other. बट अगर मैंने GSTR 4 का बात किया तो GSTR 4 में ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इज डीलिंक्ड विथ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। क्यों? बिकॉज ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इज 30th ऑफ अप्रैल एंड पेमेंट कभी होता है? पेमेंट मेरा क्वार्टरली होता है, तो इसकी वजह से ये क्या है? डीलिंक्ड है। ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ओमिशन वी ऑलरेडी नो, हम लोग ने देख लिया था दैट 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ द 30th day of November following the end of the financial year to which such details pertain, and or actual date of filing the relevant annual return whichever is earlier. राइट? ओके ओके सर, फर्स्ट रिटर्न क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? जरूर, क्यों नहीं कर सकता। देखो फर्स्ट रिटर्न क्या होता है, इसके पहले मैं तुम लोगों को छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। 1/4/2023 को मेरा रजिस्ट्रेशन वाज नॉट मैंडेटरी बिकॉज मैं 20 लाख क्रॉस नहीं किया था, बट ऑन 1/7/2023 आई क्रॉस्ड, माय टर्नओवर क्रॉस्ड 20 लाख, सो आई हैव टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। बराबर है? समझ मैंने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मैंने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलते मिलते टाइम लगता है, एंड इट इज 38/23 को मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। द पॉइंट इज कि सर मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? मैं थोड़ा रजिस्ट्रेशन चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करता हूं। उसमें हम लोग ने बोला था कि अगर तूने, जैसे तेरा टर्नओवर एक्सीड हुआ उधर से विद इन 30 डेज अगर तूने एप्लीकेशन किया है, देन इन दैट केस इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कम्स टू 1/7/2023। बट सर अगर तूने विद इन 30 डेज एप्लीकेशन नहीं किया है तो व्हेन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी रिसीव्ड दैट इज गोइंग टू बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी के लिए अज्यूम करते हैं दैट विद इन 30 डेज मैंने एप्लीकेशन कर दिया है, एंड दैट इज व्हाई इफेक्टिव डेट इज गोइंग टू बी 1/7/2023। एकदम सही है, नो प्रॉब्लम। ओके, ध्यान देना पूरा इधर। अभी कहना है इधर से जीएसटी मैंने चार्ज करना चाहिए पर नहीं कर सकता जीएसटी चार्ज। क्यों? बिकॉज मेरे पास तो जीएसटी नंबर ही नहीं है, बिकॉज जीएसटी सर्टिफिकेट मुझे अगस्त में मिला है, तो मुझे तो 2 महीने के बाद सर्टिफिकेट मिला ना, तो उसके बाद मुझे नंबर मिलेगा, तो उसके बाद मैं जीएसटी चार्ज कर सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं है, फॉर दिस पीरियड, सी इसके बाद का तो पीरियड का प्रॉब्लम है ही नहीं बिकॉज उसमें तो जीएसटी नंबर होगा। प्रॉब्लम तो ये पीरियड का है।
ये पीरियड में जीएसटी चार्ज करना है पर जीएसटी नंबर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर, इनवॉइस रेज कर दे ऑन टेम्पररी बेसिस, मतलब टेम्पररी इनवॉइस रेज कर दे एंड उनको बोल वंस आई गेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आई विल इशू अ रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। और ये जो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस होगा वो कभी फाइल करना पड़ेगा, कभी देना पड़ेगा वो कस्टमर्स को, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा उसके विद इन 1 मंथ जिनको जिनको मैंने ये पीरियड में टेम्पररी इनवॉइसेस दिए थे उनको मैं क्या कर दूंगा, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस दे दूंगा। एकदम सही है, एक नंबर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न मतलब क्या होता है, देखो फर्स्ट रिटर्न ऐसा कुछ रिटर्न नहीं होता है। ओके मुझे पता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कभी मिला, मुझे 38 को मिला, राइट, बराबर 38 को मिला। द पॉइंट इज मैं कौन सा पहला रिटर्न भरूंगा, मैं पहला रिटर्न कौन सा भरूंगा, कहने से अगस्त का भरूंगा, अगस्त का मंथ का 30th एंड 31st ना, 2 दिन तो मेरे पास है, तो 30th एंड 31st का मैं रिटर्न भरूंगा, एब्सोल्युटली राइट। तो गवर्नमेंट ने बोला तो जब भी वो अगस्त का रिटर्न भरेगा ना, इसमें उसमें तो सिर्फ 30 एंड 31st अगस्त का इंफॉर्मेशन मत डाल, यू हैव टू पुट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पीरियड एंटायरली, मतलब 17 से लेके 31/8/23 तक, 31/8/23 तक जो जो डेटा है वो सब तुझे फर्स्ट रिटर्न में डालना पड़ेगा एंड दिस इज योर फर्स्ट रिटर्न। सो योर फर्स्ट रिटर्न विल नॉट बी फॉर 1 मंथ, इट इज गोइंग टू बी फॉर मोर देन 1 मंथ, राइट। तो ये पॉइंट है इधर फर्स्ट रिटर्न का। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट रिटर्न। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न एवरीबडी नोज दैट दिस इज GSTR 9। Now, who is required to furnish annual return? ध्यान देना, all registered persons are required to furnish an annual return. However, these persons are not required. Number 1, casual taxable persons are not required. Non-resident taxable persons are not required. Input service distributors are not required. जो TDS TCS काटते हैं और कलेक्ट करते हैं, they are not required. जो फाइनल के लोगों के लिए ऑर्डर सर्विस है, जो उनके लिए भी क्या नहीं लगता है, GSTR 9 नहीं लगता है। एंड कॉम्पोजिशन डीलर जो होते हैं उनके लिए भी GSTR 9 का जरूरत नहीं होता है, पहले था अभी नहीं है। परफेक्ट है सर। इसका ड्यू डेट एवरीबडी नोज, अभी बचपन से हम लोग वही सीखते आ रहे हैं। ड्यू डेट इज गोइंग टू बी 31st ऑफ दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सर रेगुलर सप्लायर के केस में GSTR 9 है, पर कॉम्पोजिशन डीलर का उन्होंने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। सो तुम लोगों को अगर इधर कैंसिल करना है तो कर सकते हो, सो उनको मैंडेटरी नहीं होता है, राइट। ओके नाउ क्या करना पड़ता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, जिनको ऑडिट रिक्वायरमेंट होता है उनको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिकली कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स देना पड़ता है एंड वो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ता है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जिनको ऑडिट का रिक्वायरमेंट है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिकली कॉपी तुम लोगों को फर्निश करना पड़ता है ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स का एंड सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तुम लोगों को फाइल करना पड़ता है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, इधर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉइंट है GSTR 9C का। सर GSTR 9C एग्जैक्टली क्या है? GSTR 9C अगर तुम लोगों को मालूम होगा, GSTR 9C इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वो क्या करता है, अगर जिसका सबको GSTR 9C का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीज, उनको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से। ऑडिटेड स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे तुझे एनुअल रिटर्न जो होता है वो क्या करना पड़ता है, रिकंसाइल करना पड़ता है। और ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है वो होता है GSTR 9C में, राइट। जिन्होंने प्रैक्टिकली, मतलब ये जो है वो 9C इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फाइनल स्टूडेंट्स, ये इंटर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं तुम लोगों को जब बता के रख रहा हूं। ओके परफेक्ट एकदम। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, नोटिस टू द डिफॉल्टर्स। इसका मतलब अगर मैंने नॉर्मल रिटर्न नॉर्मल रिटर्न GSTR 3 नहीं भरा, एनुअल रिटर्न नहीं भरा, फाइनल रिटर्न नहीं भरा, TCS रिटर्न नहीं भरा, तो उनको नोटिस भेजा जाएगा फॉर द डिफॉल्ट, और रजिस्टर्ड पर्सन हैज 15 days टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर नोटिस। एब्सोल्युटली राइट। ओके, उसके बाद मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से, दैट इज फाइनल रिटर्न। Be it inter student, be it final student, it does not matter. Final return is important to understand. This is GSTR 10. This is GSTR 10. एकदम परफेक्ट। नाउ हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश फाइनल रिटर्न? जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सरेंडर कर दिया और कैंसिल कर दिया, उनको क्या भरना पड़ता है? GSTR 10 भरना पड़ता है दोस्त। सर टाइम लिमिट क्या है? यही टाइम लिमिट में मेन गेम है। देखो, फाइनल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसलेशन, जो दिन से कैंसिल हुआ है, और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन विच एवर इज लेटर। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन आया 1/7/2023 को, और उन्होंने बोला है कि इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 10/7/2023, मतलब इधर 10/7/2023 आएगा।
विच एवर इज लेटर क्या है, विच एवर इज लेटर कम्स टू 10/7/2023, उधर से 3 महीना, उसके अंदर अंदर तुझे फाइनल रिटर्न भरना पड़ता है। मेरे हिसाब से ये जो टाइम लिमिट है ना दोस्त, ये टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, ये जरा रटना, ये टाइम लिमिट थोड़ा रटना इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। जीएसटीआर 11, जीएसटीआर 11 में तुम लोगों को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। जीएसटीआर 11 क्या होता है, जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, जो एम्बेसीज में जो काम करते हैं वो लोग होते हैं, वो लोग जो इनवर्ड सप्लाई करते हैं, ओके, जो आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, पहले बात करता हूँ, आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, हाई कमिश्नर जो होते हैं उनको एग्जेम्प्ट होता है उनका आउटवर्ड सप्लाई। बट ये जो इनवर्ड सप्लाई करते हैं, कैन आई से दे मस्ट बी पेइंग जीएसटी ऑन दैट? यस, दे मस्ट बी पेइंग जीएसटी। तो ये जो जीएसटी पे किया ना, ये लोग क्या कर सकते हैं मालूम है, इसका रिफंड ले सकते हैं, और रिफंड लेने के लिए उनको जीएसटीआर 11 फाइल करना पड़ता है, जीएसटीआर 11 फाइल करना पड़ता है रिफंड के लिए। इतना याद रखा तो भी सफिशिएंट है। सो ये तेरा रिवीजन कंप्लीट होता है। ये जो तेरा रिवीजन है, दिस वाज द रिवीजन फॉर, इधर तक जो हम लोग ने रिवीजन किया दैट वाज फॉर इंटर। इतना ही तुम लोगों को रिवीजन मैंडेटरी है, इसके ऊपर इंटर लेवल पे हम लोगों को इससे ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? ओके, अभी हम लोग फाइनल से स्टार्ट करते हैं। फाइनल में जो एडिशनल पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनल का जो एडिशनल पार्ट है, देखो फाइनल के लिए सबसे पहला पार्ट जो मैंने नहीं किया इधर, वो जीएसटीआर 5A का है। जीएसटीआर 5A का है। 5A में क्या लिखा है, जीएसटीआर 5A में बोला है मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर पर्सन सप्लाइंग ऑयडार सर्विस। याद है, ऑयडार सर्विस अगर सर्विस दे रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, मतलब इधर अगर कौन सा सर्विस दे रहा है तो बेसिकली उसको जीएसटीआर 5A भरना पड़ता है मंथली बेसिस पे, और उसका ड्यू डेट इज गोइंग टू बी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसमें ना देयर इज वन अमेंडमेंट, देयर इज वन अमेंडमेंट हियर, और ये जो अमेंडमेंट है क्या बोल रहा है मालूम है, इधर जो ऑयडर सर्विस है ना, इधर ऑनलाइन गेमिंग सर्विस भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑनलाइन गेमिंग सर्विस भी इधर आ जाएगा। करेक्ट है? ओके, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग सर्विस वालों को भी जीएसटीआर 5A भरना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जीएसटीआर 6 इज टॉकिंग अबाउट मंथली रिटर्न फॉर एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आईएसडी के लिए क्या लगता है, एवरी मंथ फाइल करना पड़ता है, एंड द ड्यू डेट इज 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एक मिनट, लोगों को कंफ्यूजन किधर होगा? 5A में होगा, 6 में होगा, 7 में होगा, 8 में होगा। 7 and 8 सिंपल है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। 5A क्या है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, सिमिलर टू 3B। और अगर जीएसटीआर 6 का बात किया तो आईएसडी के हिसाब से रिटर्न फाइल करना पड़ता है, एंड ड्यू डेट इज गोइंग टू बी 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एकदम सही है, नो प्रॉब्लम। ओके, ये भी तेरा कंप्लीट हो जाता है 5A। जीएसटीआर 6 तेरा कंप्लीट हो गया, जीएसटीआर 7 and 8 तेरा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रिटर्न तेरा कंप्लीट हो गया, एनुअल रिटर्न का कंप्लीट हो गया, जीएसटीआर 9(9)C हम लोग ने कंप्लीट कर दिया, लेट फीस हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। ओके, नाउ वी विल डू द अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर इंटर एज वेल एज फाइनल। अभी फटाफट वो अमेंडमेंट्स पे आ जाते हैं। देखो, अमेंडमेंट्स में सबसे पहला जो मैंने पॉइंट तुम लोगों को बताया, दैट इज टॉकिंग अबाउट, एक मिनट रुको सिर्फ। Yes, we are back. Very sorry, some tech issue. Yes, so I was saying कि returns के चैप्टर में जो अमेंडमेंट है which is applicable for inter as well as final, तो एक चीज याद रखना, एक जीएसटीआर 5A करके रिटर्न होता है। जीएसटीआर 5A रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर ऑयडार सर्विस। जो ऑयडार सर्विस, OIDAR सर्विस जो होता है, उसके लिए जीएसटीआर 5A एप्लीकेबल होता है। बट उसके साथ साथ उन्होंने एक अमेंडमेंट करके ऐड कर दिया दैट फॉर यू गाइज ऑनलाइन गेमिंग, जो अगर कौन सा ए पर्सन इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देन इन दैट केस उसके लिए भी जीएसटीआर 5A तुझे एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, ये फर्स्ट था। अभी दूसरा हम लोग बात करते हैं। दूसरे केस में जो अमेंडमेंट है दैट इज पर्सन्स डिबार्ड फ्रॉम फाइलिंग जीएसटीआर 1 एंड IFF। ओके, क्यूआरएमपी स्कीम के लिए मैं अलग वीडियो डालने वाला हूं, सो इसका स्ट्रेस मत लेना। अभी हम लोग क्यूआरएमपी छोड़ के बात करते हैं। देखो, पर्सन्स डिबार्ड फ्रॉम फाइलिंग जीएसटीआर 1 और IFF। उसके बाद अभी बात करते हैं, सी कौन से केसेस में यू आर डीबार्ड। नंबर 1, नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 1 फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड। तूने प्रीवियस टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 नहीं भरा तो जीएसटीआर 1 अभी का नहीं भर सकता। नंबर 2, यू हैव नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 3B फॉर द प्रीवियस मंथ, तो जीएसटीआर 1 नहीं भर सकता। यू हैव ऑप्टेड फॉर क्यूआरएमपी स्कीम एंड यू हैव नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 1 और IFF फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड। और अगर
ये फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट थोड़े रिलेटिवली न्यू है। देखो रूल नंबर 10A, मैंने तुम लोगों को इसमें अमेंडमेंट बताया था दैट रजिस्ट्रेशन के बाद तुम लोगों को जो 45 डेज पहले दिए थे उन्होंने जो पहले 45 डेज दिए थे तुम लोगों को बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए, नाउ दे हैव रिड्यूस्ड दैट पीरियड फ्रॉम 45 डेज टू 30 डेज। सो रूल 10A अगर तुम लोग ने फुलफिल नहीं किया, बैंक स्टेटमेंट्स अगर विद इन 30 डेज नहीं किए, तो GSTR 1 तो फाइल नहीं कर सकता। और उसके बाद रिसीव्ड इंटीमेशन अंडर रूल 88C and 88D. Sir, what is 88C and 88D? सर 88C and 88D एग्जैक्टली क्या होता है? देखो 88C and 88D बोथ आर टॉकिंग अबाउट, देखो 88C बात करता है डिफरेंस बिटवीन GSTR 1 एंड GSTR 3B। मतलब तूने सप्लाई तो दिखाया है फॉर 10 लाख रुपीज, बट तूने GSTR 1 में उसका टैक्स लायबिलिटी दिखाया है सिर्फ ओके सप्लाई GSTR 1 में दिखाया 10 लाख और तूने 3B में दिखाया 4 लाख। सो गवर्नमेंट बोल रहा है ये क्या चल रहा है, तू 1 में सप्लाई दिखा रहा है 10 लाख, सामने वाले को क्रेडिट दे रहा है 10 लाख पे, और तू जब पेमेंट करने का बात किया तभी यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ ओनली 4 लाख रुपीज। ये तो गलत है ना। तो इसके वजह से इधर सिस्टम जनरेटेड एक इंटीमेशन जनरेट होगा एंड इट विल बी इंटीमेटेड टू यू। इंटीमेशन नहीं बोल सकता, नोटिस बोल सकता हूं। तो सिस्टम जनरेटेड नोटिस जनरेट होगा और तुझे सेंड किया जाएगा। तो डिफरेंशियल अमाउंट जो होगा तुझे विद इन 7 डेज एटलीस्ट यू विल हैव टू पे, और यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट नोटिस विद इन 7 डेज स्टेटिंग दैट व्हाई अकॉर्डिंग टू मी इट शुड नॉट बी पेड। ये रूल 88 का बात किया है, अंडरस्टैंडिंग रूल 88 का बात किया है। अभी मैं 88C का बात किया। 88D में क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन GSTR 2B एंड GSTR 3B। मतलब मेरे GSTR 2B में स्पेसिफिकली लिखा है दैट यू आर एंटाइटल्ड फॉर द ITC ऑफ 3 लाख, पर मैंने GSTR 3B में 7 लाख का ITC ले लिया। तो डिफरेंस आया कि नहीं? डेफिनेटली यस। तो अगेन सिस्टम जनरेटेड नोटिस विल बी जनरेटेड विद इन 7 डेज। जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, और आई विल हैव टू रिस्पॉन्ड विथ रीजंस व्हाई इट शुड नॉट बी लेविड। विद इन 7 डेज मुझे दोनों करने पड़ेंगे। तो अगर मुझे रिसीव्ड इंटीमेशन भी होगा देन इन दैट केस में 88C एंड 88D के अंदर आई विल नॉट बी एबल टू फाइल GSTR 1 और IFF। सो ये जस्ट हम लोग बाय बाय बोलने के पहले मैं तुम लोगों को एक क्विक रिवीजन देना चाहता हूं। मैंने एक छोटा सा समरी बनाया इधर, एक 2 मिनट लगेगा कंप्लीट करने के लिए। GSTR 1 के लिए मेरे पास 2 रिटर्न्स होते हैं, मंथली रिटर्न्स एंड क्वार्टरली रिटर्न्स। अगर ये मंथली रिटर्न होगा 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ के पहले आई विल हैव टू फाइल दिस मंथली रिटर्न, और अगर क्वार्टरली होगा 13th ऑफ द मंथ ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर के पहले मुझे क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है। मतलब क्वार्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ का 13th। उसके बाद बात करते हैं GSTR 2B का। इट इज ऑटो पॉपुलेटेड, नथिंग टू बी डन विद दिस। GSTR 3B मंथली फाइल करना पड़ता है, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ के पहले मुझे GSTR 3B भरना पड़ेगा, और मैंने बोला था पेमेंट भी करना पड़ेगा। GSTR 4 में क्या लिखा है? GSTR 4 ईयरली भरना पड़ता है एक बार, दैट इज 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी मैंने बात किया सर पेमेंट कभी करना पड़ता है? पेमेंट हैज टू बी डन इन CMP 08, और CMP 08 में बोला है तुझे क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे क्वार्टर खत्म होगा उसके नेक्स्ट मंथ के 18th के पहले तुझे GSTR मतलब CMP 08 का पेमेंट करना पड़ेगा। GSTR 5 का क्या सीन है सर? GSTR 5 मंथली फाइल करना पड़ता है। क्या था GSTR 5? NRTP 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द लाइसेंस विच एवर इज अर्लियर। GSTR 5A मैंने ऑइडार सर्विस के बारे में बात किया था एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग के बारे में बात किया था। वो मंथली भरना पड़ता है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये एग्जैक्टली GSTR 3B जैसा है। GSTR 6 दिस इज फॉर फाइनल स्टूडेंट्स। GSTR 6 इज एप्लीकेबल फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। वो मंथली भरना पड़ता है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बराबर। 7, 8 एकदम सिंपल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इंटर फाइनल 7 इज फॉर TDS, 8 इज फॉर TCS, राइट। तो इसके लिए वो भी मंथली भरना पड़ता है, और दोनों के लिए रिटर्न का ड्यू डेट इज गोइंग टू बी 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। GSTR 9 बात करता है, वो GSTR 9 एनुअल रिटर्न का बात करता है, दैट इज एनुअली भरना पड़ता है 31st दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। GSTR 9 भी जो होता है उसका भी क्या है? ड्यू डेट 31st ऑफ दिसंबर ही है, ओके। और वो 5 करोड़ के ऊपर होगा टर्नओवर तो ही एप्लीकेबल हो जाएगा 9C, ओके। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट GSTR 10 क्या है सर? 10 इज अ फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न में बोला है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। एंड GSTR 11 की क्या बात करता है? GSTR 11 बात करता है तेरा एम्बेसीज के बारे में, जो उनको रिटर्न्स भरने पड़ते हैं, वो जो रिफंड के लिए रिटर्न्स भरने पड़ते हैं ना, वो।
So these are your returns from GSTR 1 to GSTR 11. We have discussed in detail in the least possible manner. I hope that you genuinely liked this video and हम लोग का जितना जितना रिवीजन था वो तुम लोगों को exactly दिमाग में घुसा होगा and you have understood everything. If yes, please let me know in the comment section how did you find this lecture. I will be very very happy to solve all your doubts. Please, if you have any doubts, please ask me in the comment section. I will be really very happy to solve your doubts. So yes, this is Amit Mahajan. I will see you in the next revision lecture. Till then, bye bye, see you and take care. Please do subscribe to this channel because you are going to find a lot of new videos on DT, IDT, law for inter and IDT for final. This is Amit Mahajan. I will see you in the next video. Bye bye.